हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 8, जिसमें हम सीखेंगे एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी तक टॉपिक पढ़ ली थी उनसे रिलेटेड। ठीक, देखो आपको एक छोटी सी बात बता दूं मैं, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो 100 बाई 100 नंबर के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रखता है। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अपने जो नोट्स हैं और जो आप लोगों की मेहनत रहेगी उसमें से 100 मार्क्स का पेपर आप लोगों को मिल जाएगा ऐसा का ऐसा। बस आप लोगों को मेहनत की जरूरत है। आप अगर मेहनत करेंगे तो अवश्य ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 100 बाई 100 नंबर तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। हमारा जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.4 है उसमें क्या दे रखा है, दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के न्यूटन का नियम, दोनों ही बल आवेशों तथा द्रव्यमानों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल आप जानते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। विद्युत बल जो होता है वो भी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना कीजिए। इन दोनों बलों के हमें परिमाण ज्ञात करने हैं और उनकी तुलना करनी है कि कौन सा बल प्रबल अधिक है और कब करना है। देखो, जो फर्स्ट है उसमें पहला पार्ट है क्या, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, और दूसरा पार्ट है दो प्रोटॉनों के लिए। उसके बाद में इसका बी सेक्शन है वो है प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम रखने पर विद्युत बल के लिए जो त्वरण है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। चलो हल करते हैं इसको। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, इसका ए और ए का कौन सा पार्ट सोल्व करते हैं, पहले फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना करनी है। ठीक है, हमें इन बलों के परिमाण ज्ञात करने हैं सबसे पहले, और आप जानते हैं और कब ज्ञात करना है, जब एक आपको पार्टिकल मानना है इलेक्ट्रॉन और दूसरा मानना आपको प्रोटॉन। तो आप देखिए आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक कौन है आपके पास, प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्टार्टिंग में नहीं दे रखी है, अपन कितनी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा कितनी मान लेते हैं हम लोग, आर मान लेते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पहले विद्युत बल निकालना है, उसके बाद में कूलाम बल निकालना है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है एफ ई, उसकी वैल्यू आती है बताओ कितनी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो QE, Q2 कौन है, प्रोटॉन, तो QP अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ गया आप लोगों को। चलो सोल्व करते हैं। K का मान आप जानते हैं ये निर्वात में है, तो कितना 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू QE, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, इंटू मैं यहाँ पे परिमाण ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, परिमाण। ठीक है, प्लस माइनस चिन्ह में साथ नहीं ले रहा, केवल क्या ले रहा हूँ, परिमाण ले रहा हूँ। इंटू QP कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, डिवाइडेड बाई कौन, आर स्क्वायर। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने कूलाम बल का फॉर्मूला लिखा। कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K Q1 कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो Q ऑफ E, Q2 कौन है, प्रोटॉन, तो Q ऑफ P अपॉन आर स्क्वायर। तो K का मान इतना, QE का मान इतना और QP का मान भी इतना ही अपॉन आर स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में मैंने इसको सोल्व किया था, तो इस सोल्व करने के बाद में ये मान आया था आपके पास कितना 2.304, कितना 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस 28 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आया था आपके पास न्यूटन में। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप इसको। ठीक है, सोल्व कर लेना आप आराम से, आपके पास इतना आएगा, मैंने सोल्व करके देखा है। ठीक है, अच्छा ये तो कौन आ गया, कूलाम बल आ गया। अब हम क्या निकालते हैं इसी के लिए, इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हमें तुलना करनी है ना, और किसके साथ में, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं गुरुत्वाकर्षण बल का, एफ ऑफ जी। गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, एफ ऑफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप सब जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी, कैपिटल जी, M1 M2 अपॉन और आर स्क्वायर। M1 किसका द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे Me M1, M2 किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का, MP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
अरे गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला जानते हैं, G(m1m2) अपॉन r²। चलो वैल्यू रखते हैं इसकी, ये भी हमने परिमाण ही लिया है, ठीक है। जी का मान आप जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी आप जानते होंगे कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना r², ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में आपके पास आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 1. ये सोल्व कर लीजिए आप, मैंने रफ में सोल्व किया हुआ है, ठीक है। ये आएगा कितना 1.014 इंटू 10⁻67 डिवाइडेड बाई r², और ये भी किस में आ रहा है, न्यूटन में, समीकरण नंबर 2, ठीक है। हमारे पास विद्युत बल आ गया, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, किस स्थिति में, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। अब हमें इनकी तुलना करनी है, क्या करनी है, तुलना। तो आप तुलना मतलब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दीजिए, तो क्या करने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर दे दीजिए समीकरण 1 में 2 का भाग, तो बताओ क्या आ जाएगा, F ऑफ E डिवाइडेड बाई F ऑफ G। मैंने यहाँ पे केवल परिमाण लिया है, ठीक है। F ऑफ E का मान कितना, ये रहा, कितना 2.304 इंटू 10⁻28 डिवाइडेड बाई r²। और जब आप F G का भाग देंगे इसका, तो r² चला जाएगा ऊपर, तो क्या r² ऊपर, नीचे कितना जाएगा 1.014 इंटू 10⁻67 kg। r² से r² कैंसिल, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप आराम से रफ को सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करने के बाद में आपके पास आएगा ये कितना, सोल्व करने के बाद में आएगा आपके पास ये 1.24 इंटू 10⁻38, 1.24 इंटू 10⁻38। ये मैंने रफ में सोल्व किया हुआ है, आप आराम से इसको सोल्व कर लीजिएगा। अच्छा, ये देखो न्यूटन बाय न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, मात्रकहीन, इसके साथ कोई मात्रक नहीं आएगा। अच्छा, हमें तुलना करनी है, तो बताओ कौन किससे ज्यादा होगा। क्या ये वज्र गुणा में इसके साथ जा सकता है, तो हम लोग लिख देंगे या FE बराबर क्या हो जाएगा, FG इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो बताओ कितना 1.24 इंटू 10⁻38 इंटू साथ में कौन, FG। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट ऐसे बोल रहा है क्या, कि जो विद्युत बल होता है वो विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना हो रहा है, 1.24 इंटू 10⁻38 टाइम हो रहा है, किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। तो बताओ दोनों में प्रबल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति में जो प्रबल बल होगा वो कौन सा होगा, कूलाम बल या विद्युत बल होता है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। और कितना ज्यादा प्रबल होता है, लगभग 1.24 इंटू 10⁻38 टाइम मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, चलो लिखते हैं अगला पार्ट, इसी का जो फर्स्ट पार्ट है उसी का सेकंड, तो फर्स्ट का कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है कि हमें किसके लिए निकालना है, 2 प्रोटॉन के लिए निकालना है। चलो 2 प्रोटॉन ले लेते हैं। पिछली बार क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, अब की बार तो कौन है, दोनों प्रोटॉन है, तो यहाँ भी प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं हम लोग क्या, कि इन प्रोटोनों, दोनों प्रोटोनों के लिए विद्युत बल और कूलाम बल निकाल लेते हैं सबसे पहले, सॉरी विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहले बताओ विद्युत बल का फॉर्मूला Fe इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 कौन है, प्रोटॉन, तो QP, Q2 कौन है, प्रोटॉन, तो QP डिवाइडेड बाई कौन, r²। वैल्यू रख दीजिए, बताओ K की वैल्यू कितनी होती है, वही 9 इंटू 10⁹ इंटू QP की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इंटू QP की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम डिवाइडेड बाई, अरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर तो होता है, डिवाइडेड बाई r², ये लीजिए r²। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में देखो ये तो सेम ही है ना, तो कितना आएगा बताओ कितना, 2.304 इंटू 10⁻28 डिवाइडेड बाई r²। ये किस में आया, न्यूटन में आया, ठीक है। ये कब आया, जब प्रोटॉन एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित है तो लगने वाला बल आया, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, ये तो कूलाम बल आ गया, समीकरण नंबर कौन सी मान लो इसको 1। अब विद्युत बल सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, तो Fg बताओ क्या, G m1 कौन, mp
m2 कौन mp डिवाइडेड बाई कौन r स्क्वायर बराबर g की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 10 की घात माइनस के 11 mp मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू mp 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई कौन r स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे आपके पास इसका आंसर आएगा कितना, ये आंसर आएगा आपके पास 1.86 कितना आएगा 1.86 इंटू 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 64 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये भी किस में आएगा न्यूटन में, समीकरण नंबर 2। एक मिनट छोटी सी मिस्टेक, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखना आपके पास शायद ये आंसर ये नहीं आएगा, अलग आएगा, सॉरी आंसर लिखने में गलती हो गई। ये एफ ई आंसर आएगा आपके पास कितना 2.27, ये आएगा कितना 2.27 इंटू 10 की पावर 38 नहीं ये 39 आएगा यहाँ तक। ठीक है, आप एक बार सोल्व करके देख लेना इसको। ठीक है, यही आएगा, आंसर लिखने में मिस्टेक हो गई, सॉरी बच्चों। 2.27 इंटू ये 39, ठीक है, आंसर लिखने में गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप सोल्व करेंगे देखिए तो अपने आप आपके पास पता लग जाएगा। अच्छा, तो इसको जब हम लोगों ने सोल्व किया तो इसका आंसर कितना है, ये सोल्व करके देख लेना आप अपनी कॉपी में, इतना ही आएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, फिर से तुलना करनी है, तो आपको क्या करना है, वही समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर दीजिए, बताओ क्या आएगा, एफ ई अपॉन एफ जी। बोलो एफ ई की वैल्यू ये रही, बताओ कितनी 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस 28 डिवाइडेड बाई कौन आर स्क्वायर, और एफ जी ये रहा, एफ जी का भाग दे दीजिए, बताओ कौन, ऊपर आर स्क्वायर नीचे कितना 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 64, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास कितनी, सोल्व कर लेना आप लोग, सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 1.24 इंटू 10 की पावर 38। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। अब आप बताओ ये एफ ई अपॉन एफ जी का मान आया इतना, अगर मैं यहां से एफ जी को मल्टीप्लाई में लेके जाऊं इधर, तो बताओ क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर कितना आ जाएगा, ये इंटू एफ जी, यस और नो। अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बता दीजिए, क्या कि जो कूलाम बल है, विद्युत बल जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो आ रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना है, 1.24 इंटू 10 के 38 गुना है, यस और नो। अब हमें पता लग गया क्या कि दोनों स्थितियों में प्रबलतम बल जो है वो कौन होता है आपके पास, वो कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा विद्युत बल, कूलाम बल। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण की तुलना में प्रबल बल कौन होता है, विद्युत बल होता है। ठीक है, अपनी लिमिट तक। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया आपका कौन सा सेकंड का सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम कौन सा देख रहे हैं, बी पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, चलो बी पार्ट सोल्व करते हैं। यहां मैं सोल्व कर देता हूं जगह अपने पास बी पार्ट के लिए। बी पार्ट देखिए, प्रोटोनों व इलेक्ट्रॉनों के बीच दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम रखने पर विद्युत बल के लिए त्वरण का मान ज्ञात करना आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत बल निकालो एफ ई, और कब कब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, और दूरी कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। तो सोल्व कीजिए, के क्यू ई क्यू पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के का मान कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू ऑफ ई कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, क्यू पी कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर, और आर कितना है 1 एंगस्ट्रम है, कितना है 1 एंगस्ट्रम। और आप शायद जानते होंगे 1 एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है, 1 गुणा 10 की घात माइनस का 10 मीटर होता है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए कितना 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, मैंने सोल्व किया हुआ है, आप आराम से इसको सोल्व कर लेना बैठ के एक बार। इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 2.304 इंटू
10 की पावर माइनस के 8 न्यूटन। कितना आएगा? 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 न्यूटन। ये कौन आ गया? लगने वाला बल आ गया। अब हमें क्या करना है? त्वरण निकालना है। तो आप शायद जानते होंगे F बराबर क्या होता है? ma। बोलो होता कि नहीं होता? तो बोलो आप यहां से क्या हो जाएगा? A बराबर क्या हो जाएगा? F/m हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आप किसके लिए निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालूं तो आप क्या लिखेंगे? A ऑफ E। क्या लिखेंगे? A ऑफ E इक्वल्स टू, ऊपर तो कौन? बल, नीचे कौन? M ऑफ E, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अरे A बराबर ये आ गया। तब त्वरण किसका निकालना है? इलेक्ट्रॉन का। द्रव्यमान किसका रखेंगे? इलेक्ट्रॉन का। लगने वाला बल तो इतना कितना ही है। बताओ लगने वाला बल कितना? ये रहा 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद भी आपके पास आंसर आएगा ये इलेक्ट्रॉन के लिए 2.53 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली ए ऑफ प्रोटॉन निकालें। प्रोटॉन का त्वरण जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? F/mp। यहां अब किसका द्रव्यमान रखेंगे? प्रोटॉन का द्रव्यमान रख देंगे। तो बताओ कितना? 2.303 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में आपके पास आएगा 1.38 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज देखिए आप, गुरुत्वाकर्षण बल में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8, जबकि विद्युत बल में कितना आ रहा है? 2.5 इंटू 10 की पावर 22, 1.38 इंटू 10 की पावर 19। देखो कितनी ज़्यादा आ रही है। बात समझ में आ गई? तो हमें पता लग गया क्या? जो कूलाम बल होता है या विद्युत बल होता है उसका मान गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक है। तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 1.4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एग्जाम्पल बड़ा जरूर है, लेकिन इसमें से एग्जाम में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आएगा, कोई भी एक पार्ट या दो पार्ट आपसे पूछा जाएगा। तो किस प्रकार से बनते हैं क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। नीट, IIT या नेवी एयरफोर्स में से इसमें से कोई एक पार्ट जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है। एक बार आप लोग यहां तक कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है। हालांकि इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा था, मैंने इस स्टेटमेंट को शॉर्ट रूप में लिखा है यहाँ पे। अगर पूरा लिखता तो पूरे बोर्ड में ही आता। ठीक है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.5 क्या है। ए व बी गोला सजातीय आवेश से आवेशित हैं। ए और बी दो गोले हैं जो सजातीय आवेश से आवेशित हैं, परस्पर 10 सेंटीमीटर चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। 10 सेंटीमीटर दूरी पे ए और बी गोला, ये स्थिति में फिर क्या किया? यदि ए को सी के संपर्क में, यदि ए गोले को सी के संपर्क में एवं बी गोले को डी के संपर्क में एवं बी गोले को डी के संपर्क में लाकर पुनः अलग करके इनको इनके संपर्क में लाए और इनको अलग कर दिया, ए और बी अलग करके 5 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाता है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाता है, तो लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें बताना है। ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या। सबसे पहले हम लोगों ने इसको कितनी दूरी पे रखा है? इतनी दूरी पे। तो हम लोग सोल्व करते हैं। हल आंसर प्रारंभिक स्थिति में, कौन सी स्थिति में? प्रारंभिक स्थिति में ए व बी के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल, बताओ कितना लगेगा ए और बी के बीच में प्रतिकर्षण बल? आपको पता है कूलाम बल का फॉर्मूला होता है F बराबर, मैं मानता हूं इस A पर Q1 आवेश है और इस B पर Q2 आवेश है, हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो बताओ लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटी को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 की घात -2 और इसका होल स्क्वायर। अरे फॉर्मूला जानते हैं ना, K Q1 Q2 R स्क्वायर इक्वल्स टू, बताओ कितना हो जाएगा? K Q1
Q2 डिवाइडेड बाई बताओ कितना 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी स्थिति में आया? प्रारंभिक स्थिति में। ठीक है, अच्छा थोड़ा मैं इसको एक बार अलग दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज में ना आए। ठीक है, अच्छा ये तो कौन सी स्थिति में आ गया? प्रारंभिक स्थिति में आ गया। ठीक, अब हमने क्या किया? हमने ए को सी के संपर्क में और बी को डी के संपर्क में लाए। आप लोगों ने पढ़ा है संपर्क द्वारा आवेशन, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसे इसको संपर्क में लाएंगे तो जो आवेश है वो बराबर मात्रा में बढ़ जाता है, हाँ या ना? जो ए सी था और बी था इससे पहले कोई आवेश नहीं था, लेकिन जैसे इसके संपर्क में आए, देखो यहाँ कितने आवेश दिख रहे हैं आप लोगों को? 4। यहाँ कितने दिख रहे हैं? 2। तो जैसे संपर्क में आए तो बराबर आवेश बढ़ गए, यस और नो? तो हम एक लाइन लिख लेते हैं, जैसे ही ए को सी के संपर्क एवं बी को डी के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, जिसके फलस्वरूप इन्हें अलग करने पर आवेश बराबर मात्रा में, बताओ कितना कितना? Q1/2 एवं Q2/2 बट जाता है। ठीक है, ये अलग अलग बट गया तथा इन्हें 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर बल, इनको जैसे इनको पहले मिलाया और अलग करके कितनी दूरी पर रखा? 5 सेंटीमीटर। तब लगने वाला बल मान लेता हूं मैं कौन सा है? F डैश है। ठीक है, तो F डैश बराबर बताओ यहां आवेश कितना आ गया? Q1/2 हो गया और इस पे कितना हो गया? Q2/2। क्योंकि पहले आवेश कितना था? Q1, इस पे कितना था? Q2। बराबर बराबर मात्रा में बट गया तो कितना हो जाएगा? आधा आधा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो F डैश का मान कितना हो जाएगा? K Q1 Q2/r²। तो Q1 का मान कितना है? Q1/2। Q2 का मान कितना है? Q2/2 डिवाइडेड बाई r² और r कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अरे सेंटी है ना, तो 5 सेंटी को मीटर में कन्वर्ट कीजिए 10⁻²। सोल्व करते हैं इसको, बताओ कितना? ऊपर कितना? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, देखो 2 2 4 इंटू ये 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁴। इसको जब सोल्व करेंगे F डैश बराबर कितना आएगा? ऊपर कितना? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 25 हो के 100, तो 100 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन बल। ये समीकरण नंबर कौन सा आया? 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। यहां लगने वाला बल कितना? K Q1 Q2/100 इंटू 10⁻⁴। यहाँ कितना? तो इस बराबर है। तो इस स्थिति में ये जो हमने काम किया ना, इस स्थिति में लगने वाला बल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हम एक लाइन लिखते हैं, चूंकि F बराबर F डैश, F बराबर क्या है? F डैश है, अर्थात लगने वाला बल चेंज नहीं होगा, जितना था पहले अब भी उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एग्जांपल नंबर 1.5 आपकी बुक में इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, मैंने इसको शॉर्ट रूप में लिख के सोल्व कर दिया है। ठीक है, आप उसको अवश्य पढ़ें। मिलते हैं अभी, अब अपन एक अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, एक बार आप लोग यहाँ तक कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.6 हम लोगों ने बहुल आवेश निकाय में देख लिया था। एग्जाम्पल नंबर 1.5 देखा था, 1.6 करने वाले हैं। एक बार इसको उतारिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, चलते हैं आगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.7, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे
ठीक है। चित्र में दर्शाए अनुसार किसी संभव त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेशों Q तथा -Q पर विचार कीजिए। आपके पास एक संभव त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, L दे रखी है, और 3 शीर्ष हैं A, B और C, जहां पे कौन कौन से आवेश पड़ा हुआ है, Q और -Q आवेश पड़ा हुआ है। तो प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो हमें प्रत्येक आवेश पे लगने वाले बल का मान निकालना है। ठीक है, हर एक किसी इंडिविजुअल आवेश पे कितना बल लगेगा, तो आपको पता है इस आवेश पर ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, इस आवेश पर ये भी बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, और इस आवेश पर ये दोनों भी लगाएंगे। यस और नो? अच्छा, तो चलो पहले इन पे लगने वाले बलों को देख लेते हैं, कौन कौन बल लगा रहा है। तो सबसे पहले मैं Q1 पर देखता हूं, किस पर, Q1 पर लगने वाले बल देखते हैं। आ जाइए, तो Q1 कौन सी प्रकृति का, प्लस प्रकृति का है। अब आप देखो ये कौन है, Q2, तो इस पर ये बल लगाएगा और इस पर ये भी बल लगाएगा, तो इस पर इसके कारण जो लगने वाला बल होगा वो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ। तो बताइए इसके कारण इस पे लगने वाला बल, इसके कारण इस पे लगने वाला बल, तो इस प्रकार इस तरफ जाएगा। यस और नो? और आप लोगों को पता है इसके कारण इस पे लगने वाला बल, शायद हम लोग उसको बोलते हैं F12 से, किसे दिखाते हैं, F12 से। याद आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, फिर ये 1 के ऊपर 3 भी लगाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, माइनस, और यहाँ पे कौन है, प्लस, तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो ये इसके कारण आकर्षण बल अपनी तरफ लगाएगा, इस तरफ, तो यहां लगने वाला बल आकर्षण बल इस तरफ, ये लीजिए, इसको हमने क्या नाम देंगे, F13। क्या नाम देंगे, F13। क्या इसके इस पर लगने वाला बल ना F31 नाम दे देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ध्यान से, इस जगह जो बल लग रहा है ना, वो एक बल लग रहा है इस तरफ, एक बल लग रहा है इस तरफ, तो इसका परिणाम ही शायद इनके बीच में जाएगा कहीं से। आप एक बात तो मेरे को, एक मेरे को खींच रहा है ऐसे, एक मेरे को खींच रहा है ऐसे, मैं किधर जाऊंगा, दोनों के बीच में जाऊंगा। यस और नो? तो इसका इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो इनके बीच में जाएगा। तो यहां जो पहले आवेश पर जो बल लग रहा है वो कितने बल लगे, 2। कौन कौन सा, F13 और F12, और इसको F13 बोल दो। क्या बोल दो इसको, F13 बोल दो, ठीक है। अब इसकी दिशा इस तरफ, इसकी दिशा इस तरफ, तो परिणामी जाएगा इनके बीच में से, तो जो परिणामी आएगा वो इनके बीच में जाएगा ऐसे, ठीक है। और जो परिणामी बल है उसका मैं मान मान लो कितना, F1 आएगा, ठीक है। और जो परिणामी का मान है वो कैसे निकालते हैं, आपको पता है इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना आएगा, वो पता निकालना होगा। आप बताइए, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का अंदर का जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, आपको पता है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आपको पता है सरल रेखा पर जो कोण बनता है पूरा 180 का बनता है, अगर ये 60 का बन गया तो ये कितना बचेगा, 120 डिग्री का बनेगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि F12 और F13 के जो बीच कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। और अब हमारे पास कितने बल लग रहे हैं, 2 बल। तो आपको पता होगा हमारे पास एक फॉर्मूला था परिणामी निकालने का, R बराबर √P²। P² इसको मान लेंगे, Q² इसको मान लेंगे, और 2PQ cos थीटा फॉर्मूला लिख देंगे, सोल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से 2 पर लगने वाला बल देखते हैं। आप बताओ, 2 जो है Q2 आवेश वो प्लस प्रकृति का है, तो इस पर ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा, तो ये इस पर किस प्रकार बल लगाएगा, बाहर की दिशा में। तो इस पर यहां लगने वाला बल बाहर की तरफ, इस तरफ, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे, इसके कारण इस पे लगने वाला बल, इसके कारण इस पे लगने वाला बल, तो इसको क्या नाम देंगे, F21। यस और नो, बाहर की तरफ जाएगा। अच्छा, ये माइनस प्रकृति का है, ये प्लस प्रकृति, तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, इस तरफ जाएगा, तो यहां लगने वाला बल इस तरफ। यस और नो? तो इस बल को आप क्या नाम दे देंगे, इस बल को आप नाम दे देंगे कितना, F21। अब फिर से यही, एक बल लग रहा है ऐसे, एक बल लग रहा है ऐसे, तो परिणामी जाएगा इनके बीच में से, तो परिणामी आएगा इनके बीच में से ऐसे कुछ, ठीक है। और जो परिणामी का मान आएगा, क्या मैं उसको F2 नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं मैं उसको, F2। और F2 का जो मान आएगा, चलो इनका मान लिखते हैं, F2 का जो मान आएगा वो क्या मान आएगा, √, बताओ क्या आएगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये इंटू कोस थीटा, तो बताओ क्या होगा, ये 31 है ना, ये 31 है, तो बताओ क्या लिखेंगे आप, F21 का स्क्वायर प्लस F31 का स्क्वायर प्लस 2 F21 F31 और कोस, यहां थीटा बताओ कितना है, थीटा वही इसके जितना, ये 60 डिग्री, तो कितना बचेगा 120 डिग्री,
तो कितना आ जाएगा cos 120 डिग्री। यस और नो। सिमिलरली बताओ यहाँ पर F1 का मान भी बताओ कितना होगा। F1 का मान भी यही होगा कितना, रूट ऑफ बताओ कितना, F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 और cos थीटा कितना है 120 डिग्री। ये होगा। यस और नो। अच्छा, अब यार ये 2 पे लगने वाला बल है ना, तो इसको 3-2 बोलो। इसको क्या, इस बल को नाम सही दो आप लोग। क्या ये 2 पे लग रहा है, किसके कारण, 3 के कारण, तो क्या होगा ये F23 होगा। ठीक है, इसको भी ठीक करो, ये 2-3 क्या लिखो इसको 2-3, यहां लिखो 2-3। ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर किसके ऊपर, Q3 पे लगने वाला बल, ये कौन सी प्रकृति का है, माइनस, तो इसके कारण ये भी आकर्षित करेगा, ये भी आकर्षित करेगा, मतलब इस 3 पे दोनों बल किस तरफ लगेंगे, नीचे की तरफ लगेंगे। तो यहां जो लगने वाला बल आएगा वो ऐसे और एक आएगा ऐसे। ये जो बल आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, एक के कारण 3 पे लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा ये F31, और ये होगा 2 के कारण 3 पे लगने वाला बल, तो क्या होगा ये F2 के कारण 3 पे लगने वाला बल F32। ठीक है, अब आप देखो फिर से यहां पे, यहां थीटा का मान कितना 60 डिग्री, एक बल ऐसे एक बल ऐसे, परिणाम किधर आएगा, बीच में से, तो परिणाम आएगा यहां इनके बीच में से। क्या मैं उसको F3 नाम दे दूं। ठीक है, और जो F3 का मान होगा वो कितना होगा, रूट ऑफ वही p² प्लस q² प्लस 2p cos थीटा। बताओ p² कितना, F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2 F31 F32 और cos 60 डिग्री। यस और नो, ये वाले मान लगेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, हमारा सारा काम वहां पे हो गया। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं हल एज सॉल्यूशन। पहले आप लोगों को इन सभी बलों का मान पता होना चाहिए। बताओ कितना, किसका, F12 का, तो वही K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना, तो K Q1 कितना Q, Q2 कितना Q अपॉन R स्क्वायर मतलब कितना L स्क्वायर। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इनको। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि पहले लिखो आप लोग F12 का मान, क्या लगने वाले सभी बलों का मान परिमाण में समान आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बीच की दूरी कितनी है L, यहाँ Q का आवेश भी Q, Q2 का आवेश भी Q और Q3 का आवेश भी Q। यस और नो, तो लगने वाला बल परिमाण में तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन जो प्रकृति है वो या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। मैं केवल परिमाण की बात कर रहा हूं, तो F12 का मान बराबर होगा किसके, F12 का मान बराबर होगा F21 के बराबर होगा, और F13 का मान भी होगा बराबर F31 का भी होगा। मतलब यहां तो जितने बल लग रहे हैं उन सब का मान बराबर होगा, F32 का भी होगा। ठीक है, इन सब का मान क्या होगा बराबर, और कितना आएगा K Q अपॉन L स्क्वायर। बताओ कितना लग जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई। मतलब जो ये अलग अलग बल लग रहे हैं इन सब पे, इन सब का मान कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 का मान Q और Q2 का मान भी Q, और बीच की दूरी कितनी है L स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग किस पे, A पर स्थित आवेश Q पर लगने वाला बल, बताओ इस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं, कौन कौन सा, F12 एवं एक तो लग रहा है F12 एवं एक लग रहा है F13 एवं F13 दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर कार्यरत हैं। ठीक है, तब परिणामी
बोलो F1 जो परिणामी आएगा वो कितना आएगा, रूट ऑफ, बताओ कितना, इन दोनों का परिणामी बताओ क्या, F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 और cos थीटा। अरे फॉर्मूला डरने की जरूरत नहीं है, वही लिखा मैंने, फॉर्मूला देखो, याद करो, बचपन में आपने सीखा 11th क्लास में, R बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, परिणामी निकालने का सदिशों का योग, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, वही तो हमने लगाया है। चलो आगे, तो F1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, हमें परिमाण लेना केवल यहाँ पे, बताओ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, बताओ क्या सारे बल परिमाण में समान है, हाँ जी सर परिमाण में समान है, तो बताओ इन सबको क्या मैं एक नाम दे दूं कॉमन, क्या नाम दे दूं मैं इन सबको एक कॉमन नाम, F नाम दे दीजिए इनको, समीकरण नंबर 1। तो इन सबका मान, इसका भी F, इसका भी F, इसका भी F, सबका, तो क्या F स्क्वायर प्लस 2F इंटू cos थीटा, बताओ यहाँ पे 120 डिग्री है, ठीक है। अब cos 120 का मान आपको शायद पता होगा, cos 120 इसका मान होता है माइनस का 1/2, कितना होता है, माइनस का 1/2, कैसे होता है पता है क्या, चलो निकाल के देख लेते हैं, चलो बताता हूँ कैसे आता है cos 120 का मान, माइनस 1/2, cos 120 इसको आप लिख सकते हैं क्या, cos 90 + 30, ASTC रूल हम लोग ने 11th क्लास में सीखा था क्या, बताओ आप मेरे को, cos 120 दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में cos कैसा होता है, नेगेटिव। फिर हम लोग कोण के अंदर चलते हैं, यहाँ 90 तो cos का साइन हो जाएगा, तो ये कौन हो जाएगा, साइन, और आगे कितना 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो बताओ कितना मान आएगा, माइनस का 1/2, समझ में आ गया। तो जब इसको रखेंगे सोल्व, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर रूट ऑफ, बताइए कितना, F स्क्वायर 2F स्क्वायर, तो ये कितना 2F स्क्वायर प्लस ये 2F स्क्वायर, और cos 120 का मान माइनस 1/2, तो कितना, माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बताओ कितना आएगा, यह आएगा रूट ऑफ, बताओ क्या हो जाएगा, 2F स्क्वायर में से एक F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा F स्क्वायर, और जब F स्क्वायर में से रूट हटेगा तो कितना जाएगा F, मतलब F1 का जो मान आया वो किसके बराबर, F के बराबर, और F का मान कितना आ रहा है, ये रहा कितना, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, इस पर अगर इतना बल लग रहा है तो इन सब पे लगने वाले बलों का मान अलग अलग निकाल लेते हैं, तो ये किसका मान आया, F1 का, सिमिलरली किसका मान निकाल लेते हैं, F2 का मान निकाल लेते हैं, चलो F2 का मान यही निकाल लेते हैं, आपको आप वैसे इसके अगली टर्म में करना F2 का मान, ठीक है, F2 का मान ये फॉर्मूला पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो F2 बराबर रूट ऑफ, आपको पता है इन सब का मान किसके बराबर है, F के बराबर है, तो बताओ कितना, F स्क्वायर प्लस 2F इंटू cos 120, और cos 120 का मान होता है माइनस का 1/2, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे F2 का मान तो बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर माइनस का 2F स्क्वायर बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर गया तो बताओ कितना बचेगा, रूट में F स्क्वायर बचेगा, और रूट में F स्क्वायर मतलब कितना, F आएगा, तो F2 का जो मान आया वो कितना आया, F, और F का मान कितना है बताओ कितना, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2, मतलब आवेश Q1 पे लगने वाला बल कितना आया, ये, और ये समीकरण नंबर 3, ये किस पे, आवेश Q2 पे लगने वाला बल। अब हम कौन सा निकालते हैं, 3 पे लगने वाला बल, ठीक है, तो हम निकालते हैं आवेश Q3 पर परिणामी बल, सेम वही लैंग्वेज, सेम टू सेम करेंगे, ठीक है। आप फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे, सेकंड स्टेप में F2 करेंगे, और थर्ड स्टेप में ये करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है इसका, ठीक, चलो सोल्व करते हैं। बताओ इस पे लगने वाले बल F3 बराबर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, वही F1, इसका मान भी F1, F इसका मान भी F, इसका मान भी F, इसका मान भी F, तो बताओ क्या हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस 2F इंटू cos 60 डिग्री, यस और नो, क्योंकि यहां पर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। तो F3 का जो मान आएगा वो कितना आएगा,
रूट ऑफ एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस एफ 2f स्क्वायर, और कोस 60 का जो मान होता है वो sin 30 के बराबर होता है। कोस 60 का मान किसके बराबर? sin 30 के बराबर। और sin 30 का मान कितना? 1 बटा 2, तो कितना रख देंगे आप लोग? 1/2। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। बताओ यहाँ जो मान आएगा वो कितना आएगा? f3 बराबर रूट में, बताओ कितना? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, f स्क्वायर ये 2f स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3f स्क्वायर। ठीक है, चलो f3 इक्वल्स टू रूट ऑफ ये कितना? 3, अंदर तो 3 और f स्क्वायर का रूट बाहर आएगा तो कितना जाएगा? f, तो बराबर √3 इंटू, बोलो f का मान कितना? ये पड़ा कितना? KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई आपके पास? 4। और जो 4 इक्वेशन है वो किस पर आई है? Q3 आवेश पर लगने वाला बल आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में कंपोनेंट तोड़ेंगे आराम से। उसके बाद में फर्स्ट स्टेप में ए पे लगने वाला बल, सेकंड स्टेप में बी पे लगने वाला बल और थर्ड स्टेप में सी पे लगने वाला बल अलग अलग निकालेंगे और आंसर आप कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ तक इसका एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रखता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। आराम से बैठ के स्टडी कीजिए। और आप लोगों को बता दूं, मैं हर एक क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे से करना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो कितना नंबर का है? 100 मार्क्स का है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को लेफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक।